नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देशवासियों से कुछ वादे किए थे। एक एक कर पहले टर्म में, दूसरे टर्म में वो वादे पूरे किए गए। इस बार भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव ये वादा किया और ऐसा लग रहा है कि अब वो वादा पूरा होने की कगार पर है, क्योंकि आज जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई तो इसको मंजूरी दे दी गई। बहुत सारे फायदे हैं, उन फायदों पर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन अभी से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शायद इतिहास को भूलते हुए ये बात कर रही है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कैसे एक देश में एक साथ चुनाव हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जितने भी विश्लेषक हैं उन सभी की तरफ से जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उसमें सबके साथ बातचीत की गई तो बताया गया कि देश के विकास के लिए, और वो सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, हर तरह के विकास के लिए एक साथ चुनाव होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ना सिर्फ मैन पावर, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और इसके अलावा देश हर वक्त चुनाव के मोड में जो रहता है, युवा भी यही चाहते हैं कि एक बार चुनाव हो और उसके बाद काम पर देश लग जाए। तो अब जिन जिन को दिक्कत है उनके क्या पॉइंट्स हैं, आखिर किस आधार पर ये ऑपोजिशन मुद्दा बना रहा है, इस पर भी जरा जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार समझा देते हैं कि जो कैबिनेट ने मंजूरी दी उसके बाद क्या कुछ है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार एक देश एक चुनाव ये नारा पूरी तरह से बीजेपी ने दिया, उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी रहा और उसको इंप्लीमेंट करने की तरफ देश बढ़ रहा है। इससे क्या क्या फायदे होंगे वो आप स्क्रीन पर देखिए। देश को फायदे होंगे, राजनीतिक स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा, सद्भाव बढ़ेगा, बार बार नीतियों में जो बदलाव करना पड़ता है वो बदलाव नहीं होंगे। प्रशासन को भी इससे भरपूर फायदा होगा, जो कि गवर्नेंस है उसकी बात की जाती है, उस पर जोर दिया जाएगा। पॉलिसी पैरालिसिस, उससे जो देश को नुकसान आर्थिक तौर पर भी होता है वो नहीं होगा। अधिकारियों को की भी समय और ऊर्जा दूसरे कामों में लग पाएगी, वरना वो चुनाव करवाने में ही एक तरीके से उनकी एनर्जी पूरी लग जाती है। देश को आर्थिक फायदा होगा, सरकारी खजाने पर जो बोझ है वो कम होगा, आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी और साथ में उत्पादन, सप्लाई चेन, इस पर भी असर नहीं पड़ेगा। और अंत में जनमत को भी, यानी जनता को भी मिलेगा फायदा। चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा और बार बार जो देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, चुनाव चुनाव चुनाव, हर एक महीने बाद, हर 2 महीने बाद चुनावी मोड में देश चला जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले बयान और वो तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। मानते ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। Certainly it is not at all practical. India Alliance is not in favor of it. Congress party is not in favor of it. India Alliance already told this thing earlier. ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं।
India is having multiple frequent elections, will have multiple frequent elections. So the one nation, one election is not possible and practical. वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। तो इस पूरी खबर के बीच एक सकारात्मक पहल या यूं कहेंगे कि एक साथ जो है वो मिला है मायावती का। मायावती ने अभी अभी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि जिस तरह से सरकार ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हमारी पार्टी यानी बसपा का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। तो अभी तक विपक्ष की तरफ से पूरी लामबंदी थी इसके खिलाफ, लेकिन मायावती की तरफ से सरकार को समर्थन मिलना यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे यह भी पता लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब चर्चा होगी तो शायद इंडी अलायंस में भी कुछ दल ऐसे होंगे जो शायद निकलकर इस तरफ आ जाए। इन सब पर चर्चा करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी मौजूद हैं। अखिलेश कटियार जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन संजीव सिंह जी, ये जो अभी बोला गया है मुमकिन ही नहीं है, मतलब सरकार ने भी तो कुछ सोच समझ के पहल करके, बातचीत करके, रामनाथ कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट दी, तमाम हलकों में चर्चा हुई, तो मुमकिन ही नहीं है सिरे से खारिज, ये कैसे हो गया? रीमा जी, सबसे पहली बात कि मुमकिन इसलिए नहीं कि वो आज के समय परिस्थिति में अव्यवहारिक है। बिल्कुल है कि आजादी के बाद 52 से लेकर 67 तक 4 चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद आप देखें कि राज्यों की स्थितियां लगातार बदलती रही। कहीं राष्ट्रपति शासन लगा, कहीं बीच में मध्यावधि चुनाव हुए, तमाम, और आज भी है। आज अगर उदाहरण देता हूं तो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होने चाहिए थे। आज जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहा, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, तो उस तरह से तो महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव होने चाहिए थे। अगर आप इसको देखें तो एक स्टंटबाजी है, और इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम इससे नुकसान यह है कि जो हमारा संघीय ढांचा है वो कमजोर होगा। क्षेत्रीय दलों का कम से कम जो उनके क्षेत्र के आधार पर उनके रुझान होते हैं जनता के बीच में, वो मुद्दे दबेंगे। इसलिए कि जब आप एक बार में एक चुनाव करेंगे तो राज्यों के मुद्दे अलग हो जाएंगे, और इससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक स्वार्थ दिखाना चाह रही है। और इसमें दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि संवैधानिक स्तर पर भी जैसे उसमें तमाम आर्टिकल्स के अंतर्गत उसके बदलाव करने पड़ेंगे। आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, दिक्कत इस बात की है कि वो मुद्दों को बदलती रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी। मणिपुर में आप बताइए एक अस्थायी राज्यपाल नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना है। तो आज जिस संवैधानिक मजबूती की बात आप कर रहे हैं, देश सवाल पूछना चाह रहा है कि आपके पास बेरोजगारी पे क्या सवाल है, महंगाई पे क्या उत्तर है आपके पास, तमाम। उसके बाद अभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बात करने लगूंगा तो समय लंबा चला जाएगा। दिक्कत इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या एनडीए के दल एकमत है? क्या सवाल यह भी है, क्योंकि ये भाजपा भी बैसाखी पे है, एनडीए भी, आज वो एनडीए की जो घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या? इस चीज को सोचना होगा। तो वो तो बीजेपी सोचेगी ना, आप क्यों सोच रहे हैं? नहीं, वही कह रहा हूं कि अभी पब्लिक के बीच में चीजें जानी। आपके चैनल पे बैठा तो मैं सुन रहा था, मंत्री महोदय स्वयं कह रहे हैं आज इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूं कि 52 से लेकर 67 तक की जिसको उदाहरण दिया जा रहा था, मंत्री महोदय कह रहे थे, वो चीजें दूसरी हैं। आज आपके सामने कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि क्या देश का संघवाद रह जाएगा? जो संघीय ढांचा है हमारे, वो उस पे हमला है। मैं फिर कह रहा हूं कि संवैधानिक ढांचों में बदलाव करना पड़ेगा, वो हमला है। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है। ठीक है, तो मैं राधिका खेड़ा जी का रुख करूं, लेकिन क्योंकि आपने इस पर पॉइंट आउट किया 96 के बाद, 1966 के बाद क्या हुआ,
तो उसके बाद ये प्रावधान इसलिए खत्म हुआ था, जितना कि इतिहास हमने पढ़ा है और आपको भी इसकी जानकारी होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की तरफ से लगातार कई राज्यों में सरकारें गिराई गई, विधानसभा भंग हुई और तमाम ऐसे मुद्दे आए जिसकी वजह से ये जो पूरा एक प्रोसेस चली आ रही थी वो चेंज हो गई। ऐसा हुआ था ना संजीव जी? आप फोन पर लग गए। चलिए संजीव जी तो फोन पर, क्या हुआ? हाँ संजीव जी आवाज आई? जी जी पूछे। मेरा सवाल यही था कि आपने 1966 का जो जिक्र किया, 1966 तक ये प्रावधान था, उसके बाद प्रावधान इसलिए बदला क्योंकि विधानसभाएं भंग की गई, कई राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके बाद ये प्रावधान बदला। तो इसमें क्या हुआ? देखिए ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समय काल परिस्थितियों के अनुसार 67 की चीजें आगे पुनरावृत्ति नहीं हो पाई। क्यों कांग्रेस क्यों कहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता पार्टी की भी सरकार आई, जनता दल की भी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, एनडीए का जो गठन हुआ 13 दिन 13 महीने और 4.5 साल। तो मेरा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो वास्तविक मुद्दे इस देश के हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और जो संवैधानिक संकट पूरे देश में छाया हुआ है, जो इस तरह से संविधान पे हमला है, वो मैं कहना आरक्षण पे हमला है। समझ गई, ठीक है। मैं राधिका खेड़ा जी को लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। राधिका खेड़ा जी, क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो कांग्रेस सवाल उठा रही है? रीमा जी, हर साल चुनाव, हर साल पैसा वेस्ट, हर साल हमारे देश की प्रगति में कई जगहों पे, हर स्टेट में काम रुक जाते हैं, बहुत चीजों में काम रुकता है। तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी वन नेशन वन पोल से जिनको देश की प्रगति से अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी। क्योंकि अगर देश की प्रगति सर्वोपरि होती तो वन नेशन वन पोल से तकलीफ क्या है? देखिए कितना पैसा बचेगा। लगातार जो हमारे देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारे देश के बाकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सबको कहीं पे अगर इलेक्शन होता है वहां पे ड्यूटी लग जाती है, सबको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है इलेक्शन। और उस समय क्योंकि हमारे देश में लोग विभिन्न विभिन्न प्रांतों में जाके काम करते हैं, तो कभी कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है और वो नागरिक किसी और स्टेट में रह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली में रहता है और चुनाव वो रहने वाला छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का है, चुनाव का समय वो जरूरी नहीं है कि उसको छुट्टी मिल पाएगी, कोई काम की बात होती है। लेकिन जब वन नेशन वन पोल रहेगा तो सबको छुट्टी मिल पाएगी और सब अपनी ये राइट एक एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस समय पोलिंग होगी और सब उस समय पे जा पाएंगे। लेकिन तकलीफ उन लोगों को देखिए लाजमी है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास ये कहता है कि 4 बार वन नेशन वन पोल के तहत ही पोल हुए थे, चाहे 1952, 57, 62 और 67 देख लीजिए। उसके बाद 1983 में भी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी, तब सरकार इनकी थी, सब कुछ इनके हिसाब से चलता था। तो इलेक्शन कमीशन ने 1983 में रिकमेंडेशन दी थी कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए। अब पहले तो ये लोग तय करें कि ये लोग देश की प्रगति के साथ है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के साथ है। सारा खेल कुर्सी का है। तकलीफ इस बात की है, मुझे समझ नहीं आता इतनी ये जो बातें कर रहे हैं, अगर ये सच में जैसे मैंने कहा कि इतने एडवांटेजेस है, पैसा बचेगा ये इलेक्शन रैली में, और इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि इन लोगों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। 2 राज्यों में महसिए सिमट के रह गई है कांग्रेस पार्टी, तो इनको तो और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि इनके लिए आसानी से इलेक्शन निकल जाएगा। इनको वरना पैसे रोज रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे पैसे बंद कर दिए, हमारे पास सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। तो इनके लिए फायदे की चीज है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनको तकलीफ क्यों हो रही है। इनका तो विन विन सिचुएशन है। अगर रीजनल पार्टीज कम होंगी तब भी देखो, टेक्निकली अगर देखा जाए रीमा जी, अगर जैसे कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को इसमें तकलीफ होगी तो फायदा तो कांग्रेस का है, क्योंकि जहां जहां रीजनल पार्टी आई है भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान ही हुआ है। रीजनल पार्टी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश कटियार जी, आपका रुख क्या है? नहीं, आपने बड़े रीमा जी शुरुआत में ओपनिंग में कहा कि मोदी साहब अपने वचनों को पूरा करते हुए यहाँ तक आए हैं और एक एक जो वादा उन्होंने पूरा जो बोला था वो सब पूरा किया है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जो उनको रोजगार पे वादे थे वो भी पूरे हो ही गए होंगे। 15 लाख 20 लाख वाले वो भी पूरे हो ही गए होंगे। हमारी नॉलेज में, जनता की नॉलेज में नहीं है, करते जरूर होंगे पूरा, लेकिन जनता भर को पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव क्या है,
लोकतंत्र की हर एक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी एक कीमत होती है रीमा जी। चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, हम यहाँ फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं। ये व्यापार नहीं है राजनीति, ये जनता की मलकियत है और नेता और ये जो सिस्टम है ये जनता के लिए बना है। यहाँ फायदे नुकसान पे बहस करने का विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर जनतंत्र है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी आपको। हम एक बात, छोटा सा सवाल रीमा जी जानते हैं कि अगर कहीं पे आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, हालांकि बिल्कुल बेमतलब का विषय है। इस समय चुनाव जो चल रहे हैं और बीजेपी हर जगह चुनाव हार रही है और उस वजह से इस तरीके की डिबेट बदल जाए, उसका मुद्दा है, उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को लेकर रीमा जी हम सवाल करें, 2029 में चुनाव कराएंगे, 27 में टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो 2-2.5 साल क्या करेंगे आप? जबरदस्ती सरकार चलाएंगे, मतलब जनता के हकों को फिर आप खत्म करेंगे। तीसरी बात रीमा जी, 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और पंचायत चुनाव। 3 बार जब जनता के बीच में ये खद्दर वाले नेता जाते हैं तो जनता को अपने वोट के माध्यम से ये बताने का अवसर 3 बार मिलता है कि आपके कामों से उनकी समीक्षा करती है जनता कि हम आपके कामों से सहमत हैं या असहमत। आप ये जो संवाद है इसे खत्म करके, वैसे भी इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें जनता के अधिकार बहुत मजबूत नहीं है। अगर हम 5 साल में ये भी खत्म कर देंगे तो जनता को बताने का खत्म कर देंगे मतलब मैं नहीं समझ पाया, आप लॉजिक ही नहीं समझ पा रहे हो। मैं अवधेश जी का रुख करूंगी जरा। ये अवधेश जी लॉजिक ना, एक मिनट पूरी करने दीजिए बात। रुख मतलब ये है कि जब पंचायत के चुनाव हुए तो जनता बताती है कि इन्हें चुनना है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, प्रधानी के, ये जिला पंचायत के भी बड़े चुनाव होते हैं, तो उसमें जनता वोट करती है और वो भी एक सर्वे होता है कि किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है। फिर विधानसभा के चुनाव है, उसमें जनता वोट करती है और ये बताती है कि हम सरकार के पक्ष में है, सरकार के अरे तो उसमें कहां चेंज हो रहा है? एक साथ चुनाव होंगे तो कहां चेंज हो जाएगा? नहीं रीमा जी, ये 5 साल में लगभग 3 बार जनता को अवसर मिलता है अपने। तो जनता इसी काम में लगी रहे, मतलब कहने का मतलब यह जनता अवधेश जी इसी काम में लगी रहे कि अब यहाँ वोट डालने जाना है, फिर 1 महीने बाद वहां वोट डालने जाना है, मतलब जनता यही करती रहे। कहने का अखिलेश जी का मतलब ये है अवधेश जी, तो मतलब समझने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, समझ तो है, सबको समझ है। और मुलायम सिंह यादव एक समय थे 1996 में इस पर खूब चर्चा चली थी कि भाई ये लगातार जो है अस्थिर सरकारें हैं, इसको दूर करने के लिए काम किया जाए। उस समय के जितने संविधानविद थे उन लोगों ने सुझाव दिया था। प्रणब मुखर्जी का एक सुझाव था कि आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय सरकार राज्य में भी और केंद्र में बनाया जाए, लेकिन समय से पहले सरकारें न गिरें, एक साथ चुनाव को पटरी पर लाया जाए। ये विचार लंबे समय से रहा है, विधि आयोग कई बार इस पर मत दे चुका है। तो जो आपने असल में आपने जो एक जानकारी दी या उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 1967 में तो 8 राज्यों में संवित सरकारें बन गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1966 से लेके 1974 तक 10 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी। उस समय भारत में इतने राज्य थे नहीं, 14 से 17 हुए आकर के। केवल 17 राज्य में अगर 10 राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई तो देश में अस्थिरता तो लागू होगी। और फिर उसी प्रकार से जुलाई 1980 में जो है 8 राज्यों की सरकार बर्खास्त की, जब इंदिरा जी आई सत्ता में। तो जो लंबे समय तक कोई एबनॉर्मल चीज अगर आपके सामने चल रहा है तो वही नॉर्मल लगने लगता है। भारत में लगातार चुनाव होना एक नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि नॉर्मल प्रक्रिया के बाधित होने से उत्पन्न हो गई। तो इस असामान्य स्थिति को जब हम सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है। कमेटी ने सभी लोगों से बातचीत की, सभी से समझा, संविधान विदों से समझा, 18,000 पेज की रिपोर्ट है और जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसके भी सुझाव है इसमें कि कैसे 2029 तक सभी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के एक साथ लाया जा सकता है। उसके लिए पूरा अलग अलग फेज में कौन राज्य आएंगे, जिनका समय 2026 में पूरा हो रहा है तो उनके कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिनके कार्यकाल जो है कम उनका कार्यकाल थोड़ा घटा दिया जाए और इनके बाद 100 दिन बाद चुनाव करा दिया जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो वो कह रहे हैं, राज्यों की सहमति से चुनाव आयोग जो एक ही
मतदाता सूची तैयार करे। हाँ। अभी क्या है कि लोकसभा चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची तैयार होती है, फिर राज्य विधानसभा होता है उसके लिए, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो अलग, उसको एक लाया जाए। तो चूंकि स्थिति बिगड़ चुकी है, विकृत हो गई हुई है, तो उसको पटरी पर लाना कठिन काम है, लेकिन वो काम हो सकता है। समिति ने 18 संशोधनों की सिफारिश की है, 18 संशोधन की सिफारिश की है, जिनमें ज्यादातर में राज्य विधानसभाओं की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ हैं जिनमें राज्य विधानसभाओं की आवश्यकता होगी। तो ये चीजें एप्लीकेबल है। और देश, जैसा आपने ही कहा है कि देश चुनाव में जितना लगा रहता है, जितने संसाधन खर्च होते हैं, सबसे समस्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ता है और मिलके विकास के लिए काम करने की संभावनाएं घट जाती है वोट के कारण। तो इन सबको दूर करना है तो इसको लाना पड़ेगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी विरोध हो रहा है, धीरे धीरे अगर इसमें लगेगा कि हो जाएगा तो सब लोग साथ आएंगे। अखिलेश जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि पैसा बचेगा देश का और वो पैसा अच्छे कामों में इस्तेमाल होगा, विकास में इस्तेमाल होगा, या इससे भी डिनाई करेंगे आप? नहीं, पैसा बचेगा। जो चुनाव होते हैं, हाँ। ये जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जब राजशाही थी तो राजा अपनी संपन्नता के लिए कीमत चुकाते थे। अवधेश जी, इस बात को भी आप सहमत होंगे, जहां पे तानाशाही थी उसकी अलग कीमत थी और लोकतंत्र की अलग कीमत। लोकतंत्र क्योंकि जनता की अपनी व्यवस्था है, उसको बचत से ना जोड़े। तो 66 तक लोकतंत्र नहीं था क्या देश में? उसकी मलकियत है। 1966 तक देश में लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी क्या? अरे सर, अखिलेश जी 1966 तक क्या देश में राजशाही चल रही थी या लोकतंत्र था? नहीं था। नहीं, अच्छा अवधेश जी एक बात बताएं, जैसे कोई सरकार बनी, मैंने आपसे सवाल पूछा पहले तो, गठबंधन से बनी और टूट गई, गिर गई, तो 3 साल क्या करेंगे आप? चुनाव नहीं कराएंगे 3 साल? उसके लिए भी सिफारिश है। एक बार ना आप लोगों को बताइए, एक बार उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, उसके साथ साथ विश्वास प्रस्ताव भी लाना पड़ेगा और किसी सरकार को गिरने नहीं दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर मिलीजुली सरकार, उसके सबके सिफारिश हैं कि दोनों एक साथ लाया जाए और इसको रास्ते पर लाया जा सकता है। अनेक देशों ने इस पर प्रयोग किया है। देखिए, जो चीजें सरकार गिरती है, जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1980 में सरकार क्यों गिरी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, चरण सिंह जी थे, कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस उस समय भी, उसके पास 195 के आसपास सीटें थी, उसने किया, चरण सिंह जी को समर्थन से सरकार बनवाया, फिर गिरा दिया। तो सरकारें जब भी गिरी है ना, तो कोई बहुत अच्छे भाव से नहीं गिरी है। सरकार हमेशा राजनीतिक विरोध में या प्रतिक्रिया में गिराई गई है। उसको रोकने की कोशिश करना, जनता को भी समझ में आई है कि अस्थिर सरकारें हमारे लिए समस्या रही है। आप यूपी में देखिए ना, 2007 के पहले 1993 से लेके और 2007 तक 14 वर्ष तक अस्थिर सरकारें रही। यूपी की क्या दशा बिगड़ गई? जब पहली बार सरकार जब स्थिर हुई है, उसके बाद से 2007 में मायावती जी को बहुमत मिला, 2012 में आपको बहुमत मिला, 2017 से बीजेपी को बहुमत मिला है। तो एक स्थिर सरकार चल रही है, उसमें विकास का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से आप भूल गए हैं कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा मौजूद है। मेरे ख्याल से सरकार से आपका कोई सवाल ही नहीं है। आप डिबेट में जो एक बात कहना आप सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि जो किया जा रहा है ठीक किया जा रहा है। राधिका खेड़ा जो कह रही है, उनकी किसी बात पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मतलब? रीमा जी, सरकार की नीयत का मामला है। नियत का मतलब पॉलिसी ठीक है, नियत का मामला है। मायावती जी ने अपना जो बयान दिया, मानवर कांशीराम साहब का एक बयान आपको जरूर याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। याद है ना रामोदेश जी? मानवर कांशीराम साहब का बयान था। तो इसका उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो बेजुबान लोग हैं, उनको मजबूर सरकारों से ही लाभ हुआ है। तो उसका इससे क्या लिंक है? बहुत लिंक है। कैसे लाभ हुआ है सर? कैसे लाभ हुआ? इनके मुद्दे डिस्कोर्स में आते हैं, इनके मुद्दों पे। अरे लालू जी के तो बहुमत की सरकार रही है भाई, सामाजिक न्याय के। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान, राधिका खेड़ा आपके पास आ रही हूं मैं, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर ज्योत्सना, प्रवक्ता और नेता टीडीपी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और अखिलेश जी, इन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या एनडीए के सहयोगी वो उनके साथ हैं या नहीं। तो ये मैंने कहा था कि बीजेपी इसकी चिंता करे, आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन जरा प्रोफेसर ज्योत्सना, मैं टीडीपी का रुख जानना चाहूंगी, क्या है इस मामले पर रुख? सबको मेरा नमस्कार। टीडीपी तो आज अभी नहीं है, हम अभी तो इसमें एनडीए में शामिल है, मगर पहले से भी हम लोग इसको समर्थन कर रहे थे। थोड़े बहुत
मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत सजेशंस दिए थे हमने, मगर पहले से भी हम लोग इसको समर्थन ही कर रहे थे इसका। मुझे अभी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हाँ, वो अभी शायद उनका नेट इशू है, वो आ रहे हैं वापस, तब तक आप बताइए। नहीं, तो उन्होंने एक अभी मेरे पहले जो इसने बात करी थी, जो प्रवक्ता ने बात करी थी, उन्होंने ये कहा है कि देश को मजबूर सरकार की जरूरत है, मजबूत सरकार की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा मुझे आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल बिट हिलेरियस, बिकॉज मैं एक चीज बोलती हूँ कि आज आई थिंक वर्ल्ड में हमारा एक बड़ा प्रजास्वामिक देश है जिसमें प्रजा की वाणी जो हम लोग सुनते हैं लोकसभा में, प्रजा की वाणी सुनते हैं, अगर वो सुनना चाहिए तो डेफिनेटली वी नीड टू हैव ऑपोजिशन, वो एक चीज है, मगर ये नहीं है कि मजबूर बना के, बिल्कुल मजबूर बना के हम लोग कुछ भी करेंगे। वो बात तो मैं उससे तो सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। आज भी देखिए, आज हम लोग एनडीए के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, मगर कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि यस सरकार अच्छी कर रही है, चाहे हम लोग उसमें पार्टनर भी है, अगर कुछ चीजों में हमें कुछ इतराज है तो हम बोलते भी हैं उस चीज को। ये प्रजास्वामिक एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। अगर हम डेमोक्रेसी को मॉक करेंगे तो मेरे ख्याल से वो तो गलत है। और दूसरी बात है, इसके पीछे बहुत, अभी सर भी बोल रहे थे, एक और प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि आई थिंक ये बोल रहे थे कि देयर आर प्रोविजंस फॉर एवरीथिंग। इसमें अगर टाइम से पहले सरकार गिर गई है, मान लो किसी भी कारण के वजह से, उसके लिए भी प्रोविजन है। मुझे ये लगता है कि इन लोगों को अगर इनके पास कुछ भी सलाह मशूरा है तो कुछ भी, इसको आप बोल्ड में लगा दीजिएगा एक बार, कुछ भी सलाह मशूरा है तो इन लोगों ने अगर कुछ भी देश के लिए सोचने की एक थॉट प्रोसेस इनमें है तो बिल्कुल उसके लिए कुछ सलाह मशूरा दीजिए। ऐसा नहीं है कुछ और करिए, इसमें कुछ और ऐड करिए या ये इसको डिलीट करिए, कुछ तो भी बोल सकते हैं। नहीं, सरकार जो भी लाएगी हम लोग उसको ना बोल देंगे, बस ये तो गलत है। अखिलेश जी, जवाब मिल गया होगा आपको, मतलब शो अभी 15 मिनट ही खत्म हुआ है, लेकिन शो में आपको जवाब मिल गया कि एनडीए के सहयोगी क्या सोच रहे हैं। तो अब तो कम से कम सहयोगियों पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। राधिका खेड़ा जी, हाँ राधिका खेड़ा जी सजेशन दे सकते हैं। ओके, राधिका खेड़ा जी, देखिए इनको तकलीफ थी कि हमारे अलायंस पार्टनर्स क्या कर रहे हैं कोलिशन के, लेकिन हमारे अलायंस पार्टनर्स तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि ये हमारा वन नेशन वन पोल आज से नहीं है, ये हमारा पहले से है कि हमने ये करना है और हम इस बात पे एब्सोल्युटली प्रतिबद्ध है। लेकिन मायावती जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। देखिए, जो भी लोग, मैं बहुत जिम्मेदारी से रीमा जी आपके शो पे आज कह रही हूँ, जो भी पार्टी, जो भी नेता देश की प्रगति के साथ खड़े हैं, देश की प्रोग्रेस, देश को आगे ले जाने के साथ खड़े हैं, वो वन नेशन वन पोल के साथ खड़े रहेंगे। तकलीफ सिर्फ उनको होगी जो नहीं चाहते हैं कि उनका स्टेट देश के साथ साथ चले। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाह रहे। हम जानते हैं अखिलेश यादव जी ने अपने टेन्योर में क्या किया था। अरे, जिन्होंने खुद टूटियां नहीं छोड़ी थी जिस घर में वो रहते थे, वो क्या प्रगति चाहेंगे उत्तर प्रदेश की? उनको प्रगति चाहिए नहीं, उनको सिर्फ अपनी प्रगति चाहिए, इसलिए सरकारी टूटियां भी उठा के ले गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया है कि आपने कैसा काम किया है पार्लियामेंट इलेक्शन में। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी तक। अखिलेश कटियार जी, कंफ्यूजन है क्या थोड़ी सी? पार्लियामेंट के रिजल्ट देख लीजिए। भैया, अभी सरकार तो उन्हीं की चल रही है। 80 में से 33 कहाँ भगा दिया जनता ने उनको? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक चुनाव आएंगे ना दोबारा, तब तक ये दोनों दो दोस्त जो भाई भाई दोस्त बने हुए हैं ना, ये सबसे पहले लड़ जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव बहुत भली भांति समझ चुके हैं कि कांग्रेस किस तरीके से पैरासाइट बनके इनकी वोट खाई है। अब जब विधानसभा आएगी और कांग्रेस जब आपसे ज्यादा सीटें बांटेगी, तब आप और हम ऐसे ही डिबेट कर रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि आप लोग कितना साथ है। तो अभी फ्यूचर पे मत जाइए, आज की बात करिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है आप नहीं जानते। आप पहले मायावती जी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, पहले भी आप कांग्रेस के साथ कर चुके हैं, फिर विधानसभा में नहीं किया था, तो क्या गारंटी है कि अब आपका गठबंधन चलेगा? तो ये बात तो आप अभी रहने दीजिए। अभी जो अलायंस का काम चला था, इंडिया अलायंस, जैसे मैं फिर कह रही हूँ, जो लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था एक समुदाय के वोट के लिए, वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पूरा देश देख चुका है कि किस तरीके से देश को बेवकूफ बनाया गया ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए तो पूरे देश की जनता को ये समझ आ गया कि एक शगुफा छोड़ा गया था जिसके तहत देश को बेवकूफ बनाने का एक प्लान था। निखिल जैन जुड़ गए हमारे साथ, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। निखिल जैन, जवाब लाउड एंड क्लियर है, टीडीपी यानी अलाइज साथ में है। अवधेश जी ने समझा दिया पूरा प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या होंगे,
और अभी तो कैबिनेट की मंजूरी है भाई, सबसे चर्चा भी होगी, फिर जो भी मुद्दे रखने हैं वो तो सदन में रख ही दिए जाएंगे ना। इतनी ज्यादा हाय तौबा अभी से क्यों मच गई है अचानक से? रीमा जी, सबसे पहले तो मैं लेट जुड़ा हूं तो मुझे ये नहीं पता अवधेश जी ने क्या कहा है। दूसरी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, आप यही देख लीजिए कि इन 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। झारखंड, झारखंड में होना है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। आमतौर पे ये चुनाव साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन अब जब 5 तारीख को हरियाणा में मतदान है, आज तक झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की डेट्स भी घोषित नहीं करी गई हैं। तो जो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होने चाहिए थे वो तो एक साथ हो नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन के शकूक फैला रहे हैं। कोई आज तक वो क्रेडिबल रीजन दे नहीं पाए हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कहते हैं कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट कैसे बचेगी समझ नहीं आता, क्योंकि ईवीएम मशीन तो आपको ज्यादा लगेंगी। या मोदी जी ये चाहते हैं कि एक ही ईवीएम मशीन में लोकसभा का भी वोट डल जाए और उसी में एमएलए का भी वोट डल जाए, उसी में पार्षद का भी डल जाए, उसी में क्लास मॉनिटर का भी डल जाए। तो तर्क भाजपा के पास है नहीं, तर्क विहीन बातें हैं। इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है हरियाणा इलेक्शन में जाने के लिए। इनकी अच्छा, इसका हरियाणा इलेक्शन से मतलब आप मतलब निकाल रहे हैं? जाहिर सी बात है, इनके खिलाफ किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, औरतें हैं, युवा वर्ग है, देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जब इन सारे मुद्दों का आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप कभी वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा ले आइए, कभी इंडिया नहीं है देश का नाम भारत है इसका शगुफा ले आइए, आप रोज रोज नए शगुफे लाइए, आप सब कुछ बदलते रहिए। लेकिन जनता अब समझ चुकी है और ये चीजें अब बीजेपी के लिए कारगर नहीं होंगी। दिक्कत यही होती है निखिल जैन जी, जब विदाउट रिसर्च हम किसी बात पर डिफेंड करने के लिए आते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत यही आ जाती है। आपने कहा कि एक ईवीएम से क्या देश भर में चुनाव होंगे, आपको पता ही नहीं है। रामनाथ कोविंद जी ने जब सबसे चर्चा की उसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी थे। अब उनसे चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार हुई, फिर वो रिपोर्ट सबमिट हुई। चुनाव आयोग की क्या बाधाएं हैं और वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह करवा पाएंगे, ये सब उन्होंने बताया उसमें। तो इसमें ये बात कहां से आ जाती है एक ईवीएम से ही चुनाव होंगे? ये तो चुनाव आयोग बताएगा ना वो कितनी ईवीएम से चुनाव करेगा बिना तर्क के। रीमा जी, दैट वाज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा था कि एक ही ईवीएम से चुनाव होंगे। दैट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि ईवीएम आपके ज्यादा लगेंगे। हाँ, लगेंगे जितने वो तो अभी भी लगते हैं। बात है, राइट। अगर आपके ईवीएम ज्यादा लगेंगे, आपके बूथ ज्यादा बनेंगे, आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स उसी हिसाब से अपॉइंट करे जाएंगे। तो भाजपा का जो एक सबसे बड़ा तर्क है कि इलेक्शन कराने में हम पैसे बहुत वेस्ट हो जाते हैं। 4-5 हजार करोड़ लग जाता है लोकसभा का इलेक्शन कराने में, हमें वो 4-5 हजार करोड़ मोदी जी के प्रचार के लिए चाहिए। वो तर्क फॉल फ्लैट कर जाता है कि जब अगर ईवीएम का नंबर, बूथ का नंबर, सिक्योरिटी फोर्सेस का नंबर, रिटर्निंग ऑफिसर्स का नंबर, ट्रैवल अरेंजमेंट्स का नंबर, सारा लॉजिस्टिक्स आपका उतना ही लगना है। तो आपका बचेगा किस चीज का खर्चा? हाँ, राजनीतिक पार्टियों का खर्चा जरूर बचेगा। एक बार लगेगा, कैसे इलॉजिकल? अभी हर 2 महीने में लगता है, अभी एक ही बार लगेगा। इसमें भी आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा? नहीं रीमा जी, आप लॉजिकली खुद सोच के देखिए कि हर 5 साल में हर राज्य में 3 चुनाव होने हैं। एक लोकल स्तर के जो भी होंगे पंचायत वगैरह के, एक आपके विधानसभा के और एक लोकसभा के। अब वो 3 चुनाव चाहे 1 से 2-2 साल की दूरी पर हो या एक साथ 5 साल में हो, चुनाव तो 3 ही होने हैं। उतने ही ईवीएम, टोटल नंबर ऑफ ईवीएम, जवाब देंगे फिर अब टोटल नंबर ऑफ बूथ उतने ही बनेंगे। राधिका खेड़ा, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कांग्रेस को ये लगता है कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है और सारा डेटा उन्हीं के पास है, और जैसा वो समझते हैं कि सब पूरा देश बेवकूफ है। सरकार जो चला रहे हैं 10 साल से और जो जनता उनको बार बार वोट दे रही है वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। इसीलिए आज हमारे पास एक देश में, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुद यूक्रेन और रशिया दोनों जगह जा सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री यूपीए के और कांग्रेस के अभी ऐसा नहीं कर सकते थे। तो समझ के चलिए कि वो इंसान जो पूरे विश्व भर में एक भारत को विश्व गुरु बना रहा है, वो जानते हैं कि देश की प्रगति कैसे होगी, इसलिए हमारी इकोनॉमी भी आज इतनी हाई है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ, क्योंकि ये आज एक दिन का डिसीजन नहीं है, पूरी कमेटी बनाई गई जिसमें चर्चा हुई गई और ये सामने आया है इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के कि 7,500 से लेके 12,000 करोड़ के बीच में पैसा बचेगा अगर हम वन नेशन वन पोल करते हैं। ये समझिए कि 7.5, सपोजिंग 7.5 से 12,000 करोड़ के बीच का चेहरे, तो एक एवरेज लेकर चलते हैं रीमा जी की 10,000 करोड़ हमारे को इसमें बचेगा। वो 10,000 करोड़ हमारी देश की प्रगति के लिए कितना आगे इस्तेमाल होगा, इसकी इनको अहमियत भी समझ आ रही है, क्योंकि इनको तो पता नहीं, ना इन्होंने लोगों को आवास देने का काम किया, ना लोगों को राशन देने का काम किया। जो पार्टी ये खुद अपने उनके नेता स्वयं ये कबूल करते हैं कि 1 रुपया भेजा जाता है और 10 पैसा पहुंचता है, वो कहां समझ पाएंगे कि कैसे देश चलता है,
कैसे प्रगति के लिए पैसों की जरूरत होती है, और ये रिकॉर्ड है, हर चीज डिस्कशन के बाद होती है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि आज इंदिरा जी को सपना आया तो ये हो गया, नेहरू जी ने ये सोचा तो वो हो गया, राजीव जी आके कुछ कह देंगे और राहुल गांधी जी आके उनकी सारी बातों पे पानी फेर देंगे। एक पार्टी जो हमेशा से कास्ट सेंसस के खिलाफ रही, अब आके राहुल गांधी बोलते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो इन लोगों की एक ही सहमति नहीं चलती है अपने पार्टी के अंदर, तो ये वन नेशन वन पोल के लिए क्या सहमति लगाएंगे? वन लीडर वन पार्टी की सहमति नहीं है, ये लोग हर चीज ही अलग अलग बोलते हैं। निखिल जैन और अखिलेश जी, आ रही हूं आपके पास, लेकिन आप दोनों ने ही क्योंकि अवधेश कुमार जी का जिक्र किया, एक बार मैं अवधेश जी का फिर से रुख करना चाहूंगी। अवधेश जी, ये कहावत हुआ करती थी ना कि देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी समस्या है, कोई भी काम लेके जाओ, उनका जवाब पहले ना से शुरू होता है। मुझे कुछ शो में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अभी एक कॉन्सेप्ट आया, उसकी रिपोर्ट आई, कैबिनेट ने मंजूरी दी, अभी उस पर और चर्चा होगी, लेकिन ना 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 वो पहले से आ गया। नहीं, जो ये पहला तो तर्क यही दिया अखिलेश जी ने, जो कि बीजेपी चुनाव हार गई है इसलिए ये सब शगुफा लेके आई है। जब 2015 में प्रधानमंत्री ने पहली बार इसकी चर्चा की थी कि हमको एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर देश में बहस हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार नहीं रही थी। और 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी का जब गठन हुआ, उस समय भी बीजेपी चुनाव नहीं हार रही थी। वो ये सोच ही गलत है। और लोकसभा चुनाव उसके बाद आया है। लोकसभा चुनाव के पहले एक कमेटी ने 16 मार्च 2023 को रिपोर्ट दे दी थी। तो इसलिए हर चीज़ को वर्तमान लो, अच्छा बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है अपने आप, लेकिन गठबंधन को बहुमत मिला है, अगर इसको हार कहते हैं, और कांग्रेस 3 चुनाव के बाद जो 206 से 2014 में शुरू की थी 99 सीटों पर है, उसको जीत कहते हैं, तो ये तो एक इनका विश्लेषण हो सकता है, वो तो स्वीकार नहीं किया जाएगा ना। देखिए, एक साथ इलेक्शन कराने में, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि इतने चुनाव अलग अलग हो रहे हैं देश में, इतनी ज्यादा अव्यवस्था हो चुकी है, असामान्य स्थिति है कि लगता है कि ये कैसे होगा। अरे कोशिश हो रही है, उसके रास्ते निकल गए हैं। चुनाव आयोग ने भी बताया है कि हम इसके लिए हम करा सकते हैं, केवल उनको यह बताना था कि आपको कितना ईवीएम अतिरिक्त चाहिए, कितना सुरक्षा बल चाहिए, बाकी संसाधन कितने चाहिए, जिसकी वो आने वाले समय में रिपोर्ट दे देंगे, वो भी पार्लियामेंट में रखी जाएगी। विधि आयोग ने इस पर विचार करके अपनी रिपोर्टें सब दे दी हैं। अलग अलग देश के संविधान विदों ने, चुनाव कराने वाले लोगों ने समय समय पर ये सब दिए हैं। एक रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, वो आ गई हुई है। हाँ। अब इन सब ने, जो आप कह रहे हैं वो प्रश्न उसने सोचा ही नहीं होगा कि भाई खर्चा तो उतना ही लग रहा। बताओ, इसका कोई अर्थ है कि हर साल 4 चुनाव हो वो खर्चा, और एक साल में 2 से 3 महीने में सब चुनाव करा? मैंने इसीलिए कहा कि तर्क के पीछे का तर्क भी देखना पड़ेगा ना। अब निखिल जैन को कोई अर्थ नहीं है। मूल बात यह है, आप अगर समझना ना चाहें तो बेतुकी बात तो बहुत। आप अकेले जो समझा रहे हैं वो 5 लोग नहीं समझ पा रहे। निखिल जैन, निखिल जैन ना राधिका खेड़ा समझ पा रही है, ना मैं समझ पा रही हूँ, ना अवधेश जी समझ पा रहे हैं, ना ही यहाँ पर ज्योत्सना जी समझ पा रही हैं। आप अकेले समझा पा रहे हैं। अगर कोई समझना चाहे ही नहीं तो गटर में पाइप डाल के चाय भी बनाई जा सकती है, जैसे प्रधानमंत्री बना देते हैं। रेडार भी क्लाउड की वजह से, रेडार पे प्लेन क्लाउड की वजह से गायब हो सकता है। बेतुकी बातें करने में यहाँ नहीं बैठा हूँ रीमा जी। एक बहुत बिल्कुल इलेक्शन में जब चुनाव का आंकड़े बताए हैं, चुनाव का आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से देते हैं। भारत सरकार का 1 साल का बजटरी एक्सपेंडिचर होता है 48 लाख करोड़। सारे स्टेट्स का मिलकर तकरीबन कुछ 30 से 40 लाख करोड़ और बैठता है। अगर इसको आप 5 साल के लिए जोड़ दीजिए, हालांकि हर साल बढ़ता है, पर मोटे तौर पे अभी समझने के लिए 5 साल के लिए आप जोड़ दीजिए, तो हम 3.5 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। उसमें से ये करके इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 10,000 रुपए बच रहे हैं। तो 10,000 रुपए का कितना सिग्निफिकेंट फायदा है। और एक और चीज आपके दर्शकों को मैं बताऊं, यूनियन गवर्नमेंट के बजट में से पिछले 8 साल में, पिछले 8 साल नहीं है, 2014 से 2022 के बीच में, जिसका डेटा अवेलेबल है, बाकी डेटा सरकार को गायब करना बहुत अच्छे से आता है, 6,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने केवल उद्यापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च करे हैं। और ये कंप्लीट एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा क्योंकि और हेड्स के अंडर से भी करा जाता है। तो 8 साल में जो सरकार 6,500 करोड़ रुपए सिर्फ एड पे खर्च कर सकती है, जिस देश की सरकारें मिलके 5 साल में 3.25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, हाँ। वहां पे 10,000 करोड़ को बचाने को, 3.25 करोड़ में से 10,000 को बचाने को
आपने इतनी बड़ी उपलब्धि बता दी जैसे पता नहीं आपने चंद्रमा पे पानी ढूंढ लिया। आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मैं तो अभी तक शो में ये नहीं समझ पाई। मतलब 7,000 करोड़ रुपए आपके लिए मामूली रकम है? 7,000 करोड़ रुपए मामूली रकम है आपके लिए? नहीं है हमारे, सुनो ना भाई, ये है कि अरे हमारे देश के ज्यादातर राज्य इस समय वित्तीय घाटे में है। सुनिए आप बजट जोड़ रहे हो, हमारे देश के ज्यादातर राज्य ओवरड्राफ्ट में है। हिमाचल में वेतन देने की समस्या पैदा हो गई है और आप कह रहे हो कि हमारे पास तो इतने पैसे और वो केवल, अरे सुनिए भाई, वो चुनाव आयोग ने, अरे भाई चुनाव आयोग जो खर्च करती है एक चुनाव पर ना, ये इसके डाटा। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन निखिल जैन, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा शायद बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन देश की जनता के लिए 7,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस के लिए कम हो सकते हैं ये पैसे 7,000 करोड़, लेकिन देश के लिए बहुत बड़े हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अखिलेश जी आपका रुख करूंगी। छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की 50 और हम अखिलेश कटियार, जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता महोदया थी, उनका एक कहना था कि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है और आप मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को। मुझे लगता है इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, झूठे वादे कर करके 5 साल। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आमदनी का हो। उत्तर प्रदेश में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो पिछड़ों के, दलितों के रिजर्वेशन को लूट के जिसके ऊपर प्रदेश में बहस हो रही है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और अभी अवधेश जी कुछ कह रहे थे, अरे आपके सिर्फ पेपर और परीक्षाएं तो कराई नहीं जाती, हर जगह पेपर लीक कराते, आप हिमाचल में बजट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो निखिल जैन ने कही कि जो 6,500 करोड़ का बजट है वो मोदी जी को अपने नाम की ब्रांडिंग पे खर्च किया है और देश के लिए नहीं, और चुनाव के खर्चे से आपको परहेज है। तो मोदी जी के अपनी ब्रांडिंग के लिए जो 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए, वो पैसे किसके थे? तो आपको कुल मिला के रीमा जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की नहीं, देश की जनता की नहीं, जो बार बार सब जगह से इस समय नकारात्मक परिणाम बीजेपी को देखने को मिल रहे हैं, उस मुद्दे से भटकाने का प्रयास है, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। उसका जवाब दिया गया कि आज की डेट में आपने बात की ना बीजेपी के साथ ये सब हो रहा, क्योंकि राधिका खेड़ा भी नहीं है, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो प्रस्ताव था इसका काम बहुत पहले से चल रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा बहुत पहले से है। आज की डेट में स्थिति जो भी हो बीजेपी की, जो आपके क्लेम है और जो आरोप है, लेकिन ये आज नहीं किया गया है ना। इसकी तो में तो अरे भाई कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। और पता नहीं क्या निखिल जैन और अखिलेश कटियार जी, ये लॉजिक तो समझिए कम से कम। मैनिफेस्टो में तो एक दिन में नहीं हो गया है ये। लॉजिक तो आपने शुरू में कहा कि बीजेपी ने एक एक करके अपने सारे वादे पूरे किए हैं, एक एक करके इस वादे पे भी आ गए हैं। आप किसानों की आमदनी डबल हुई है, उसको भी तो आपको पता ही होगा। 2 करोड़ रोजगार मिल गए लोगों को, ये भी आपको पता होगा। किस तरीके से देश में परीक्षाओं का हाल है, वो भी आपको पता ही होगा। बीजेपी ने कौन कौन से वादे पूरे किए जनता के लिए, वो पूरा देश जानता है। ज्योत्सना जी जवाब देंगे इस बात का। ज्योत्सना दी। मेरा मैं तब से इन लोगों को सुन रही थी, मेरा एक ही प्रश्न है रीमा जी, इनको आपत्ति क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन से? आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि नई सरकार ठीक नहीं है, आपत्ति यह है कि नई सरकार पैसे खा जाएगी। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम तो पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर उसमें कुछ आपत्ति है, कहाँ की आपत्ति है, किस तरीके की आपत्ति है, बता दो। आपत्ति नहीं बताओगे ये करेंगे, ये बोलेंगे ही
ये बोलते जाएंगे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? आज प्रधानमंत्री आवास योजना से किसको बेनिफिट मिल रहा है? आज आप देखोगे तो लेबर्स को या किसी चीज को आप लीजिए रीमा जी, किसी चीज को लीजिए, महिलाओं को लीजिए, किसी चीज को लिए वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट्स इन द रीसेंट ईयर्स बोल सकते हैं, फिर भी इनको आपत्ति है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया इनकी आपत्ति क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बच रहा है, ये सरकार का कहना है। इनको पैसा बचना मंजूर नहीं है, इनको पैसा बचना मंजूर नहीं है। पहली बात, नहीं, पैसा नहीं बचाएगा सरकार। अगर आपको वो आपत्ति है तो पैसा बचाओ बोल के आप कुछ सजेशन दे दो। निखिल जैन जवाब दीजिए। सजेशन नहीं दोगे, अभी तक आप नहीं बता पाए आपत्ति है क्या? जो भी ठीक है, आपत्ति मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको कुछ समझ में आया तो जवाब दे बोल दो। आप सवाल ही पूछते रहिए, जवाब जब नहीं सुनना चाहती जवाब सुन लीजिए। आपत्ति ये है कि इस देश में 1967 तक एक देश एक चुनाव हुआ करता था। एक कारण है कि क्यों वो बदला, क्योंकि किसी स्टेट की असेंबली में पहले डिसॉल्व हो जाती थी क्योंकि अर्ली चुनाव कॉल कर दिया। पहले आपने सही बोला, डिसॉल्व कर दी गई, वो सही लाइन थी। अगर उससे प्रॉब्लम है इसीलिए तो ये ला रहे ना, हो गई नहीं, कर दी गई थी। आप बोलने देंगी। नहीं, मैं तो बता रही हूँ, आप पहले सही बोल रहे थे। नहीं रीमा जी, नहीं, हाँ ठीक है, जो भी बोल रहा था। द पॉइंट है आपके पास आपको पता है कि कोई वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा नहीं है, तो अब आप खामियां सुनना नहीं चाहते। खामियां मैं ये बता देता हूं कि अगर किसी स्टेट की चुनाव के पास मैंडेट, अगर किसी प्रदेश की सरकार के पास मैंडेट नहीं है और वो सरकार गिर जाती है जिस तरीके से हरियाणा में गिर जाती, अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने असेंबली डिसॉल्व नहीं करी होती, उस केस में आप क्या करेंगे? क्या बचे हुए साल तक आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे या फिर आप असेंबली का टर्म इलेजिटिमेटली कंटिन्यू करेंगे 5 साल तक? इस तरीके के मल्टीपल इश्यूज आते थे 1967 के बाद। ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन समझ में आता है, ये लॉजिक समझ में आता है, इसका जवाब सही है कि लेना चाहिए। उसके लिए एक रिकमेंडेशन भी है। आप 10 निखिल जी, उसके लिए एक रिकमेंडेशन भी है, आप उसको भी सुन लीजिए। जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा, टाइम फ्रेम होगा, उसके लिए प्रोबेबली ये करने का एक रिकमेंडेशन है। उसको, उसमें आपको क्या चाहिए वो बोलिए। मुझे ये लग रहा है रीमा जी, इनका प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल से। नहीं, बताइए ना रिमेनिंग टाइम पीरियड में क्या होगा? वही तो रिकमेंडेशन है, बट व्हाट इज द रिकमेंडेशन? सजेशन दीजिए, पर सजेशन नहीं देना चाह रहे आप। सजेशन, अरे आपके पास सजेशन होना चाहिए ना। आप सरकार है, आप प्रस्ताव ला रहे हैं, आप टेलीविजन पैनलिस्ट से बैठ के पूछ रहे हैं सरकार कैसे चलनी चाहिए। मैडम, आपको बताना पड़ेगा आपके पास सोल्यूशन क्या है। निखिल जी, पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रही हूँ, जब भी कोई पॉलिसी आता है, जब भी कोई न्यू पॉलिसी हम लाने की कोशिश करते हैं, आप भी इतने साल से हो फील्ड में, आपको भी इतना तो पता रहना चाहिए। जब भी कोई न्यू पॉलिसी लाने की कोशिश करते हैं, उसमें ये होता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसे रहते हैं कि जिसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, जिसके ऊपर बातें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पॉलिसी नहीं चेंज करना चाहते। कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर कर दी है। अभी चिंतन मंथन चलेगा तो वही हुआ। पहले कर दो, फिर सोच लो। डिमोनेटाइजेशन मॉडल हुआ ये। आपका प्रॉब्लम ये है, आप देश में प्रेसिडेंट रूल नहीं देख, ये आपका प्रॉब्लम है। मैडम, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि रिमेनिंग ईयर्स में आप प्रेसिडेंट रूल ही लगाएंगी। राधिका खेड़ा जवाब देंगी, 1 मिनट। निखिल जैन, राधिका खेड़ा जी का जवाब सुनिए। राधिका खेड़ा। रीमा जी, बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ ऑपोजिशन को लगता है क्योंकि वो ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन का वर्ड का मतलब है कि अपोज करते रहो हर चीज को। कुछ भी आता है हम अपोज करेंगे, ये आएगा हम अपोज करेंगे और चिल्लाना शुरू कर दो। प्रधानमंत्री बोलेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी निखिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना। आप राहुल गांधी है जो आप बार बार बीच में चिल्ला के बोलेंगे। राहुल गांधी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते। आप लोगों को लगता है यहाँ के डिबेट में आप लोग चिल्लाएंगे तो आप लोगों की डिबेट हो जाएगी। इससे नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है। देश की जनता आपको लगातार बाहर रख रही है। 99 पार नहीं कर पाए 10 साल बाद भी, तो आप चुपचाप सुनिए। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता में नहीं बोल पाते, वो सदन में। अरे भाई, बीच में क्यों बोलना है? बीच में क्यों बोलना है? निखिल जैन, अपनी बारी में बोलिए। हाँ, समझ नहीं आता है। देश की जनता भी आपको बारी नहीं दे रही है। अभी आपको हम बारी दे रहे हैं बोलने की, बोलने दीजिए हमारी बारी में। फिर मैं वापस उस बात पे आती हूँ रीमा जी। इनको लगता है ऑपोजिशन का मतलब है बस अपोज करते रहो, कोई भी चीज आए अपोज कर दो। सच्चाई ये है कि जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, वो असल में देश की प्रगति को अपोज करती है। क्योंकि जब भी कोई अच्छा बिल आता है, जब भी देश को आगे ले जाने की बात आती है, चाहे ट्रिपल तलाक
के खिलाफ बिल आया, चाहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल आया, चाहे आज वन नेशन वन पोल की बात हो रही है, इनको सिर्फ अपोज करना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको वोट चाहिए मुसलमान का, लेकिन मुसलमान महिलाओं को उनका हक मिले उसके इनको तकलीफ है। इनको चाहिए कि देश की प्रगति हो, इनको बोलना है कि देश, राहुल गांधी जाके विदेश में देश का नाम बदनाम करके आएंगे, और जब आज हम देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो उनको वन नेशन वन पोल से तकलीफ है। अरे अभी तो बिल पास किया है, इसके बाद चर्चा होगी, आपकी जो मुद्दे हैं उसको रखिए पार्लियामेंट में, और निखिल जी यहाँ पे ये बताए क्या ये जिम्मेदारी से ये बात कह सकते हैं जब चर्चा होगी पार्लियामेंट में सेशन में इस बारे में, क्या ऑपोजिशन इस बारे में चर्चा करेगी कि वहां पे भी ड्रामा करेगी, तीखेगी, चिल्लाएगी और वॉकआउट कर देगी, कि हमेशा की तरह प्रगति के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर देंगे, प्रगति की बात होगी तो वॉकआउट करेंगे? आप चर्चा करिए ना, आप ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट आपके लिए इसीलिए है कि आप उसमें चर्चा करें, देश को बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन है, उसका सोल्यूशन लाइए कि ये हम चाह रहे हैं, ये तकलीफ है, इसको कैसे सुलझाया जाए, आप अपना सुझाव लेकर आइए। हर चीज को अपोज 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 कोई मजाक थोड़ी है। आप नहीं चाहते कि देश इकट्ठा होके चले, आप नहीं चाहते सबको, आप यही चाहते कि हर थोड़े दिन में किसी स्टेट के अंदर आचार संहिता लग जाए, आप ये चाहते कि एक स्टेट में आगे प्रगति ना, आप ये नहीं चाहते कि लोग एक ही दिन जाके वोट करें ताकि लोग अपने अपने काम पे वापस जा सकें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटती हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए 5 मिनट बचे हैं अब। अखिलेश कटियार जी, अब जरा पॉइंट्स पर 1 मिनट बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोफेसर ज्योत्सना पॉइंट बाय पॉइंट सवाल उठा रही हैं। उन्होंने सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो शो में आई और इसलिए उनको पता है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या उसमें दिया गया है। तो अखिलेश जी, सवाल ये है कि देश का युवा क्या चाहता है? देश का युवा ये चाहता है कि उसका भी समय बचे, उसकी भी एनर्जी बचे, और वो भी नहीं चाहता, ये तो युवाओं से बात होने के बाद पता लगा है ना, कि वो भी ये चाहता है कि अब एक साथ हो जाए चुनाव, बार बार क्यों हो। तो अभी तक ऑपोजिशन आप लोगों का, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आया। आप या तो समझा दीजिए, आपने कहा मुद्दा भटकाने की कोशिश है, चलिए वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसको लेकर ऑपोजिशन ये क्या है? नहीं, अभी जयंत निखिल जी ने पूछा कि बीच में जैसे बिहार में बार बार सरकार कभी इनकी बन जाती, कभी लालू जी के समर्थन में बनती है, कभी बीजेपी की बनती, तो उस परिस्थिति में अवधेश जी क्या करेंगे? अगर किसी ने सरकार, अवधेश जी क्या करेंगे? मतलब अवधेश जी ना तो मंत्री है, ना ही वो सदन में सांसद है कि उनको, हाँ वो तो क्या करेंगे? वो आपको समझा रहे थे। आप शब्द मत पकड़िए। और दूसरी बात, जो सरकार के काम काज है कि सरकार काम कर रही है, जिसपे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी बोल रही थी, पिछड़ों और दलितों का अधिकार लेटरल एंट्री के माध्यम से लगभग 2000 ICR में भर्ती कर दिए, वहां लूट लिया गया, उस पर कोई बात विचार नहीं करता आजकल। जो काम के हैं, जहां दलित पिछड़ों किसानों के अधिकार लूटे जा रहे, कुछ उस पर भी काम कर लीजिए। जनता जानना चाहती कि सरकार का उन पिछड़ों, दलितों और किसानों के हकों की डकैती जो पड़ रही सरकार का, उस पर राय क्या है? नहीं तो मायावती को आप दलित नेता मानते हैं? नहीं, उन्होंने अगर सकारात्मक कदम बताया है तो आपको लगता है कि वो दलितों के साथ नहीं है, आप ये मानते हैं? नहीं, अभी जैसे हमने एक बात कही थी, हाँ। जिसका यहाँ पे कुछ मजाक की तरह आप बात कर रहे थे, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, हाँ। कि हमें दिल्ली में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, हाँ। मजबूर सरकार दलित, पिछड़े, किसानों के हितों के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होती है। हमें तानाशाही की सरकार नहीं चाहिए। और रीमा जी, तानाशाही की सरकार का परिणाम हमने देखा है कि दिल्ली के बॉर्डर पे लगभग हजारों की संख्या में किसान शहीद हो गए। राधिका खेड़ा तानाशाही की तरह। चलिए राधिका खेड़ा जवाब देंगी। तानाशाही सरकार, मैं ना हैरान हो रही हूँ यहाँ पे समाजवादी प्रवक्ता की बातों पे। मेरे सामने ना न्यूज की वो खुली हुई है, जिसमें 6 जून 2018 में अखिलेश यादव जी ने कहा था समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है।
अभी भी खबरें आ रही हैं कि मायावती जी के साथ साथ वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो यही नहीं जानते कि उनकी पार्टी पहले क्या कहती थी। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि 2018 में अखिलेश यादव जी ने कहा हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ है कि नहीं, बताइएगा। अखिलेश जी कहा था ना आपके सुप्रीमो ने कि हम वन नेशन वन इलेक्शन। ये तो अखिलेश वर्सेस अखिलेश ही हो गया। अखिलेष कटियार जी पहले ये बताइए उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता होने की हैसियत से रीमा जी हम इस प्रस्ताव को दलित और पिछड़ा किसान, अरे उन्होंने बताया पहले का स्टेटमेंट, आडंबर मानते हैं कि सरकार पिछड़ों दलितों के कहा कि नहीं, ना उन्होंने ही तो बताया अभी पुराना स्टेटमेंट राधिका खेड़ा ने कि अखिलेश यादव के पहले विचार क्या थे और अब बदले हुए विचार क्या है। ये बदलाव क्यों हो गया अचानक? नहीं, ये बदलाव नहीं है, इसको बदलाव ना कहिए। वर्तमान परिस्थिति में ये जो अखिलेश यादव ने कहा दलितों के लिए जो उद्देश्य सही नहीं है, मैं उस बात पे बात कर रहा हूँ। कहा था कि नहीं कहा था कि इसका ट्रायल रन होना चाहिए? अखिलेश यादव मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था हम 15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में देंगे? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? पूरे हो गए, पूरा हुआ वादा, इसीलिए मोदी जी किसानों की आमदनी डबल करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? हमने नया रोजगार। अखिलेश जी फंस गए, आज आप अखिलेश जी आज आप फंस गए, आज आप फंस गए अखिलेश जी। आपको पता ही नहीं था कि ये सेल्फ गोल हो जाएगा। पुराने स्टेटमेंट को जब पढ़ दिया जाएगा तो सेल्फ गोल हो जाएगा। ये रीमा जी, मोदी जी ने जो कहा था वो नहीं। चलिए अभी तो कैबिनेट की मंजूरी मिली है, मुझे उम्मीद है इस मुद्दे पर हम फिर चर्चा करेंगे। अखिलेश जी तब शायद पुराने स्टेटमेंट और आज के स्टेटमेंट को लेकर आइएगा और बताइएगा कि क्या आखिर बदलाव का कारण रहा, ये व्यूज जो बदले हैं इसका कारण क्या रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए एक देश एक चुनाव, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब उम्मीद है कि जबकि संसद के आगामी सत्र में इसे रखा जाएगा, चर्चा होगी, वो भी जोरदार होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा अभी से ही कर रहा है, तो उस पर सरकार के जवाब का भी इंतजार रहेगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।